Hello and welcome back to the channel बच्चों. I hope you all are fine and I hope you are doing very well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट. ठीक है बेटा, लेट मी टेल यू, ये वाले चैप्टर का मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा. पार्ट 1 के अंदर मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करूंगा और पार्ट 2 के अंदर इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है बेटा, तो आराम आराम से सभी टॉपिक्स को बेसिक्स टू एक्सीलेंस सब सीखेंगे हम लोग. ठीक है, लेट्स बिगिन. देखो बच्चों, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है. देखो, एग्रीगेट वर्ड से पहले आपको डिमांड तो पता ही है. क्लास 11th में आपने डिमांड भी पढ़ी है और सप्लाई भी पढ़ी है. जरा एक बार यहां देखो बच्चों, आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने ये दो टॉपिक्स पढ़े थे, डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम ये भी जानते हैं कि ये मार्केट फोर्सेस के दो फैक्टर्स होते हैं जिसे हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं. जहां पे आपने पढ़ा था बेटा वो माइक्रो सेक्शन से पढ़ा था. ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो मैक्रो सेक्शन से पढ़ेंगे. माइक्रो का मतलब है वहां केवल हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे, यहां पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे. यहां पर हम किसी एक सेक्टर की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के द्वारा कितना डिमांड किया जा रहा है, टोटल एंड ओवरऑल. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू द सम total expenditure that the people are planning to incur on goods and services produced in the economy during period of an accounting year. इसका मतलब यह है बेटा कि एक साल में एक पर्टिकुलर पीरियड अकाउंटिंग ईयर का है, उसमें भारत के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले या उसमें इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से एक्सपेंडिचर करने वाले या गवर्नमेंट जो उसमें एक्सपेंडिचर करेगी या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो हम रिलेशन बनाएंगे, जो हम लोग इकोनॉमी के साथ अपना ट्रेड करेंगे, उनको सामान बेचेंगे और उनसे सामान खरीदेंगे, जिसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कहते हैं, उसमें आप देखना कि एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज प्लानिंग से होती है. मतलब कि भारत की इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में या वर्ल्ड इकोनॉमी में हम कितना अगले एक साल तक प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने को, मतलब कितना खर्च करने को हम योजना बना रहे, तैयार हो रहे हैं. किन पर हम खर्च करेंगे बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज पे. ये वो गुड्स एंड सर्विसेज पर हम खर्च करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या वी आर विलिंग टू इनकर, जो हमारी इकोनॉमी में ही प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब यह है बेटा, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी हम मेजरमेंट नहीं करते, हम लोग इसको थ्रू आउट अकाउंटिंग ईयर में इसकी हम मेजरमेंट करते हैं. और इसीलिए एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम में इसको हम लोग मेजर करते हैं बेटा. सो एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया. एग्रीगेट डिमांड मतलब जो ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ an economy are willing to spend out of the disposable income on the goods and services. Disposable income का मतलब बेटा वो इनकम होती है जो आपके पास अब रेडी है, अवेलेबल है, जिसको आप खर्च कर सकते हो. मतलब वो इनकम जिसको आपने स्पेंड वगैरह सारी चीजें जो एक्सपेंस वगैरह माइनस कर रखी हैं, अब आप इसे तैयार हो कि अब मैं इसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करना चाहता हूं. ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की, कि हाउ टू मेजर व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के लिए कौन से फैक्टर्स और कौन से कंपोनेंट रिस्पांसिबल है बेटा? यहां पे हम टू इकोनॉमी है, हमारे पास दो इकोनॉमी की बात करनी है. एक ओपन सेक्टर की इकोनॉमी, एक क्लोज सेक्टर इकोनॉमी. बेसिकली ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं. क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर आप डोमेस्टिक में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को भी ऐड कर लेते हो. ठीक है, अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास ये चार कंपोनेंट है बेटा. पहला कौन सा है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दूसरा है बेटा प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लास्ट नेट एक्सपोर्ट. बेटा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक और नाम हो सकता है, हम इसको हाउस होल्ड भी कहते हैं बेटा. क्या बोला? हाउस होल्ड. मतलब हाउस होल्ड जो वो लोग जो केवल कंजम्पशन के दृष्टिकोण से ही अपने एक्सपेंसेस को करते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं बेटा. ठीक हो गया, ये लोग केवल कंज्यूम करने के लिए बेटा खर्च करते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी और चीज के लिए वो खर्च नहीं करते. इनको हम सी से सिंबलाइज करते हैं बच्चों. ठीक है,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि जब प्रोड्यूसर्स, उन लोगों को कुछ प्रोड्यूस करना है तो उनको मशीन चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, उनको कैपिटल गुड्स चाहिए, तो कैपिटल गुड्स पर जो ये खर्च कर रहे होंगे प्रोड्यूसर्स, उनको कहा जाता है ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। ठीक है बेटा, और वहां पर इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से नहीं था, वहां तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो जैसे फूड लिया, क्लोथ लिया, इन सब पे जो बेसिक हाउस होल्ड जो अपना खर्चा कर रहा है या खर्चा करने की प्लानिंग कर रहा है, उसी को हम कहते हैं सी, विच इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया बच्चों। तीसरा बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। हम लोग यहां पर ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार के द्वारा दो चीजों पे खर्च किया जाता है बेटा, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी किया जाता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी किया जाता है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे करती है, देखो बेटा, इंपॉर्टेंट समझो आप। जब भी गवर्नमेंट फूड पे खर्च करे, क्लोथ पे खर्चा करे, लोगों के लिए उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए खर्चा करे, ये जो खर्चा होगा ना बेटा, ये कौन सा खर्चा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कर तो गवर्नमेंट ही रही है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और दूसरा गवर्नमेंट और चीज क्या करती है। अब गवर्नमेंट बताइए, रोड भी बनाती है, ब्रिज भी बनाती है, डैम भी बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करती है। एसेट्स को क्रिएट करने के लिए जितने भी खर्च भारत की सरकार करती है या वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट करती है, उसको हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको हम जी से सिंबलाइज करते हैं बेटा। नेट एक्सपोर्ट का मतलब यह है बेटा कि जब हम लोग सामान दूसरे देश से खरीदते हैं या दूसरे देश को बेचते हैं, जब हम लोगों से कोई दूसरे वाला व्यक्ति, सपोज करो कि कनाडा या फ्रांस या ब्रिटेन या कोई और कंट्री भारत से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो हम लोगों को एक्सपोर्ट करना होगा। जब वो सामान खरीदना चाहेंगे तो क्या वो भी एग्रीगेट डिमांड नहीं है या नहीं है? बिल्कुल है ना। एग्रीगेट डिमांड मतलब हमारे, वो भी तो प्लान कर रहे हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी अपनी डिमांड को मेजर करना होगा। और उसी में अगर हम लोग दूसरे देश से सामान खरीदें तो इसे इंपोर्ट कहा जाएगा बेटा। ठीक हो गया। इसलिए नेट एक्सपोर्ट निकाला जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसमें हम लोग एक्स माइनस एम करते हैं बेटा जी। बात समझ में आ गई। ये हो गई बेटा ओपन इकोनॉमी। लेकिन हम लोगों को इस सिलेबस में क्लास 12 के टू सेक्टर इकोनॉमी को ही पढ़ना है। नेशनल इनकम में भी हमने टू सेक्टर इकोनॉमी को ही पढ़ा था। ये आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। अदरवाइज वी आर ओनली supposed to understand what consumption expenditure is, what investment expenditure is. So if we add both of them factors, then we'll actually get aggregate demand. तो हमें aggregate demand मिल जाएगा बच्चों। अब aggregate demand में हमें C plus I जोड़ना है, ठीक है। तो C plus I का मतलब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ तो कनेक्शन बिल्कुल खत्म, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी बेटा। ऑलराइट, इसके बाद बेटा हम लोग चर्चा करेंगे एडी शेड्यूल की। व्हाट एडी, एडी तो क्लियर हो गया आपको कि कितना प्लान कर रहे हैं हम लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में खर्च करने की। हम लोग यहाँ पे शेड्यूल पढ़ेंगे। शेड्यूल का मतलब क्या बेटा, टेबल बनाऊंगा मैं। ये मैंने टेबल ऑलरेडी बना दिया है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने टेबल ऑलरेडी बना दिया है। इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि जो चीजें हमने कंपोनेंट्स के रूप में पढ़नी है C plus I, हम एग्रीगेट डिमांड को कर्व के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स है, बिना कर्व के कुछ होना है नहीं, बिना कर्व के प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी। और रिप्रेजेंट किए बगैर हम इकोनॉमिक्स को कैसे सामने वाले को समझाएंगे या कैसे खुद को समझाएंगे। डिसीजन तो लेना है ना बेटा। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब ये कि ये टोटल जितने भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उनसे रिलेटेड होकर आप कितने ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन लो जिससे आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में और उसको ग्रोथ देने में आप उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाओ। तो इसलिए शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। आपको भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। शेड्यूल और कर्व ये बेहतर होने चाहिए बेटा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल देखो बेटा। इनकम देखो बेटा, मैंने कांस्टेंट ही लिए, ले तो कुछ भी सकते हो ऊपर नीचे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम है बेटा वो घटता बढ़ता रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग यहां पर एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि 0 है, उसके बाद 100 to 100 मैंने इनकम जो है वो बढ़ाता चला गया। कंजम्पशन है बेटा, यहां देखो पहले में ही मैंने 40 लिखा, उसके बाद 80 का गैप में लिया बेटा।
एक बात और, ये जो टेबल है बेटा ये याद रखना, क्योंकि इस टेबल को हम लोग जब जब इसका जो 8वां चैप्टर है और जो 9वां चैप्टर है उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो टेबल हम लोग वहां भी सेम रखेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इजियर। ऑलराइट बेटा, इसके बाद बेटा यहां देखेंगे 40 लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे भैया 0 लेवल ऑफ इनकम है तो 40 कंजम्पशन कैसे हुआ? कंजम्पशन तो हो ही नहीं सकते जब इनकम नहीं है। नहीं बेटा, इनकम चाहे 0 हो, इवन दो इनकम लेवल इज 0, बट कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है ना बेटा। कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कैसे करना पड़ता है? अब मुझे एक बात बताओ, कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, तो क्या हमने खाना छोड़ दिया? क्या हमने कंज्यूम करना छोड़ दिया? क्या हम सर्वाइवल छोड़ सकते हैं? नहीं बेटा, सर्वाइवल और सस्टेन ये दोनों ही करना पड़ता है, और सर्वाइवल के लिए जो खर्च आपको करना पड़ता है जो होगा ही होगा, चाहे इनकम लेवल 0 हो, कंजम्पशन लेवल 0 नहीं हो सकती। और कंजम्पशन लेवल का जो ये फर्स्ट आप देख रहे हैं ना बेटा, ये 40, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सी बार से सिंबलाइज करते हैं बच्चे। मेरा क्या बोला? सी बार से। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज incurred even though income level is 0। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट का देखा। इन्वेस्टमेंट में बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम लेवल के साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता ही है। जहां तक सी का था बेटा, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इन्वेस्टमेंट का जो आप देख रहे हो बेटा, 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो 10-20 आप देख रहे हो बेटा, ये माना जाता है, इट इज अज्यूम्ड कि प्रोड्यूसर भी तो खर्च करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो अगर वो उनको मशीनरी चाहिए या हैवी गुड्स चाहिए या कैपिटल गुड्स पे उनको खर्चा करना है, तो वो 20 तो कर ही रहे होंगे। बात समझ में आती है ना? तो 20 जो है ये इट इज अज्यूम्ड, ये माना गया है कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बेटा, ध्यान रखना, इट इज अज्यूम्ड टू बी, नॉट द रियल कॉन्सेप्ट। ये कोई ऐसा नहीं है कि 20 है तो 20 ही रहेगा, या 40 मान लिया सपोज, या पे 100 मान लिया तो मैं 100 ही चलाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझाने के लिए कॉन्स्टेंट लिया गया है, ठीक है? नहीं तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और यहां पर 20 का मतलब, मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके नॉलेज में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो कि ये अज्यूम्ड है, ये भी अज्यूम्ड है, पर दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज समथिंग विच वी आर अज्यूमिंग राइट नाउ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इफेक्टिव एंड इफिशियंटली। ऑलराइट बेटा, आई होप दिस इज ऑल क्लियर। एग्रीगेट डिमांड को जैसे हमने बोला था C+I, हम दोनों को ऐड करेंगे, हमने ऐड किया, 40 and 20 becomes 60, 120 and 20 becomes 140, and that is how हम इसको ऐड करते हुए एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल को भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको पता है कि जब शेड्यूल बन जाएगा तो कर्व की रिप्रेजेंटेशन करनी है। हम कर्व पर आ गए बच्चों। अच्छा, कर्व पर आके कैसे करेंगे? हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये जो एक्स एक्सिस है बच्चा, यहां पे मैंने वाई को शो किया है। वाई मतलब क्या हुआ? वाई मतलब क्या हुआ बेटा? इनकम। वाई को क्या बोलते हैं? इनकम। जैसे ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो एग्रीगेट डिमांड है, ऐसे ही वाई को हम सिंबलाइज करते हैं किसके लिए? इनकम के लिए। ठीक है बेटा, और आपने नेशनल इनकम पढ़ा है, वाई के लिए भी हम नेशनल इनकम का इस्तेमाल करते थे। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग शेड्यूल बना चुके हैं। कर्व में आपके साथ ही बनाना चाहता था। देखिए ये 0-100 है। अब देखिए 0 लेवल ऑफ इनकम पे सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड को करते हैं। तो 0 लेवल ऑफ इनकम है, एग्रीगेट डिमांड कितना बच्चा मेरा? 60। तो ये जो वाई एक्सिस है, इस पर मैं क्या शो कर रहा हूं बच्चा? इस पर मैं क्या शो कर रहा हूं? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना बेटा? या 1 मिनट रुकिए, कीप वॉचिंग, देखते रहो। ओके, यहां पे मैं एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा हूं, मैं यहां पे कंजम्पशन भी शो कर सकता हूं, मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट भी शो कर सकता हूं। ठीक है बच्चा, अकॉर्डिंग जितनी आपकी नीड है, मुझे तो तीनों आपको समझाना है। तो ये जो है बेटा इनकम को डिनोट करेगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके इन तीनों फैक्टर्स को, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों देखो बनाते हैं। 0 लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कितना है? 60। ठीक हो गया। उसके बाद इनकम लेवल कितनी है? 100, और एग्रीगेट डिमांड कितनी हुई? 140। तो मैं 100 पे गया और 140 इसकी एकदम सीधे में गए और ये यहां आ गया। ठीक है बेटा। फिर 200 लेवल पे कितना है बेटा? एडी 220, तो इसके एकदम सीधे में गए और इसको यहां बना लिया। इसके बाद 300 पे गए बेटा, तो 300
कितने पे आ रहा है, यहां देखो बेटा 300। अब यहां पे आपका इनकम लेवल और आपका एग्रीगेट डिमांड लेवल दोनों इक्वलाइज हो गए बेटा। तो 300 एंड दैट इज हाउ वी आर क्रिएटिंग नाउ बिकम्स। अब इसी को अगर आगे बढ़ाते ले जाओगे ना बेटा, वो पॉइंट्स को अगर आप डॉट्स से जोड़ते जोड़ते चले जाओ तो आपको ये मिलेगा बच्चा। ये क्या हुआ, ये एग्रीगेट डिमांड हुआ। एग्रीगेट डिमांड आप ध्यान से देख लो बेटा कि ये कहां से शुरू हो रहा है, 60 से, नीचे से शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब यहां पे अगर आप कंजम्पशन शो करोगे ना बेटा, ये तो एग्रीगेट डिमांड का हो गया, ठीक है, जिसका मतलब है C+I। अब एक बार इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है 20। ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम, इनकम जो भी हो, इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट मानी हुई है, तो ये 100 और मान लीजिए 20 कहां आएगा, मान लो ये 20 है, ठीक हो गया। तो 20 के लेवल अगर सब कुछ सेम ही है तो ये फिर इस तरीके से चलेगा एकदम, देखते रहिए। 100 लेवल पे है, ये गया इस तरह और लगभग ये पैरेलल हो गया बेटा, है ना, लगभग पैरेलल हो गया। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी कभी इसका पूछ लेते हैं कि स्लोप के बारे में, कि स्लोप के बारे में जरा बताइए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपको जवाब यही देना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गई। एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन पूछे तो क्या बताओगे स्लोप बेटा, एग्रीगेट डिमांड इज अ पॉजिटिवली, कहां जा रहे हैं देखो, पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिवली है। अब पॉजिटिवली क्यों होता है, पॉजिटिवली इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे इनकम लेवल राइजेस होगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब उसमें जो मेजर फैक्टर है वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। किसी के पास भी इनकम बढ़ेगी, उसके डिस्पोजेबल इनकम में अगर एनहांस होगा, गेन होगा, तो वो फिर खर्च करना शुरू कर ही देगा, वो ज्यादातर खर्च करेगा। इनकम नहीं है तो फिर अलग बात है, पर अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो बढ़ाएगा बच्चों। सो ये वाला समझ में आ गया, दिस इज द पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजम्पशन के कर्व को। कंजम्पशन का कर्व बेटा एक बात समझो, 0 पे कितना है 40, तो हमने यहां पे कितना लिया था बेटा 20 था, ये हमने इन्वेस्टमेंट के लिए, हम यहां पे ले लेते हैं 40, ये 40 आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। 100 पे कितना बचा 120, तो 100 120 लगभग कितना जाएगा, ये कुछ यहां जाएगा। और फिर अगर हम 200 पे ले बेटा तो 200 पे कितना है 200 पे एकदम इक्वेट कर गया। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसके रेंज में आएगा ये, ठीक है। अब अगर इन तीनों को आप पॉइंट्स को, वैसे तो आप और जोड़ सकते हो, इन तीनों को अगर आप जोड़िए ये इस तरीके से बनेगा बेटा, इसे जरूर बना के ट्राई करना है आपने। ये कंजम्पशन है बेटा। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो कर्व बना और एग्रीगेट डिमांड का जो बना था बेटा वो एकदम पैरेलल है बेटा, क्या है एकदम पैरेलल। और ये पैरेलल होने का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन में एक ही चीज होती है, वो है इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए इनके बीच में जो लेवल ऑफ गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से ये पैरेलल होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपने यहां पे कर्व भी सीख लिया। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद बेटा ये एग्रीगेट डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है बेटा, देखो एग्रीगेट डिमांड में तो हमने प्लानिंग की थी कि हम कितना स्पेंड करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि प्रोड्यूस होगी इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में अगर हम डिमांड क्रिएट करने वाले हैं तो फिर उस डिमांड के एनकाउंटर कोई सप्लाई भी तो करने वाला होगा। सप्लाई कौन करेंगे जी, सप्लाई करेंगे प्रोड्यूसर्स। तो एग्रीगेट सप्लाई का बेसिक मतलब क्या है, इट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन। क्या है बच्चा, इट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसरों के द्वारा भी अगले एक साल में कितनी प्लानिंग हो रही है कि वो क्या क्या और कितना कितना हर सेक्टर से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। इवन दो गुड्स के लिए हम प्रोड्यूस वर्ड इस्तेमाल करते हैं और सर्विसेज के लिए हम लोग रेंडर वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो कितने प्रोड्यूसर्स रेडी हैं इस चीज को करने के लिए, आई बात समझ में। देखो यहां भी एक चीज है भाई, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब हुआ दिस इज ऑल्सो फ्लो कॉन्सेप्ट। एक नंबर में पूछते हैं बेटा तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, गुड्स क्रिएट हुई, सर्विसेज क्रिएट हुई, आई बात समझ में।
जब ये क्रिएट होंगे बेटा तो कोई ना कोई चीज क्रिएट होती है तो अपनी वैल्यू को एनहांस करती है, वैल्यू एडिशन करती है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन लीड्स टू, ये इसके कारण क्या होता है, फिर इनकम जनरेट होती है। क्योंकि ये अगर कोई चीज सप्लाई करेंगे मार्केट में और उसे सेल आउट करेंगे तो उनको जो मिलेगी वो इनकम है, उनकी इनकम जनरेट होगी। और ये जो इनकम जनरेट होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिनोट कैसे करते हैं, वाई से। और प्रोडक्शन को हम लोग कैसे मान रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों की दोनों आइडेंटिकल होती है, क्योंकि है ही एक वजह से दूसरी। प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम जनरेशन कहां से आएगा। सो मैंने ये पूरे फेस लिख दिए हैं, प्रोडक्शन लीड्स टू वैल्यू एडिशन एंड फाइनली इनकम को जनरेट कर लिया प्रोड्यूसर सेक्टर ने। ठीक है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम आइडेंटिकल है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे तो जरूर बताना कि हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उससे वैल्यू एडिशन होती है और वैल्यू एडिशन होती है उससे हमको इनकम जनरेट होती है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका भी शेड्यूल है, मतलब टेबल है। वाई और एएस, देखो जितना लेवल ऑफ इनकम है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई है, क्योंकि इसकी हमने डिस्कशन अभी अभी की कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इसको अगर हम कर्व पर प्लॉट करें तो जो शेड्यूल में पॉइंट्स है उसको हम लोग जाके अगर प्लॉट करें कर्व के ऊपर तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो बेटा, जीरो लेवल पे क्या है, जीरो है। 100 पे कितना था बेटा, 100। 200 पे कितना है बेटा, 200। 300 पे कितना बचा, 300। 4 पे कितना है जी, 4। 5 पे कितना है जी, लगभग इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर मैं इसको मिला लूं सबको तो ये देखिए ये क्या हो गया जी, ये तो एकदम सीधा ही बन गया पॉजिटिवली। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनी, एकदम ओरिजिन से छूती हुई, ओरिजिन से होती हुई जा रही है और पॉजिटिवली स्लोप है। आपने पढ़ा था ना बच्चा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इनकम। तो सप्लाई और इनकम या हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं यहां पे और इनकम बोल सकते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, एब्सोल्युटली, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। इनको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो हम लोगों को ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा लगता है मानो ये 45 डिग्री का एंगल है। क्या बेटा, 45 डिग्री का एंगल है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कितने एक्सिस पर शो होती है या कर्व में प्लॉट होती है। तो हम कहेंगे 45 डिग्री पे हो जाती है जी। क्यों हो जाती है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और वाई में कोई अंतर ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सो एग्रीगेट सप्लाई आपको समझ में आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस सेक्शन से हमने आज पढ़ा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं, क्योंकि आपने वर्ड यहां पे देखा ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब ये एक्सपेंडिचर है और है किसके कंपोनेंट, एडी के, तो एग्रीगेट डिमांड को ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। और नेशनल इनकम के अंदर तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, अपनी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो नए हो इस चैनल पे, इस चैनल से रिलेटेड, वो जाकर एक बार फिर से जो भी चैप्टर्स ऑलरेडी हैं उनको जरूर वॉच आउट करें। मस्ट वॉच है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ क्लास 12 के लिए बट 12th के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन आएगी उसमें जब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपको मिलेगा तो आपको ये चीजें वहां फिर से देखने को मिल जाएंगी। बेसिक्स यहाँ स्ट्रांग रहेगा तो किसी भी तरीके के पिलर को आप स्ट्रांगली बना सकते हो और अपने नॉलेज को एक हाई लेवल पे ले जा सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, पार्ट 2। तब तक के लिए आप सब खुश रहो, पढ़ते रहो, नॉलेज को एनहांस करते रहो। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर कर देना। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ के उसके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।